अब तक आपने देखा, वीपी सिंह के मंडल के जवाब में बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में शिरकत की और लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकालने का फैसला लिया। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया, जिससे नाराज होकर बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। विश्व हिंदू परिषद ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा का ऐलान किया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने घोषणा की कि अयोध्या में उनके रहते परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 30 अक्टूबर को हजारों लाखों कार सेवक न सिर्फ अयोध्या पहुंचे, बल्कि उन्होंने विवादित स्थल पर भगवा झंडा भी लहरा दिया। इससे नाराज होकर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 2 नवंबर को कार सेवकों पर गोली चला दी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। दूसरी तरफ राजीव गांधी ने चंद्रशेखर को मना लिया कि वो वीपी सिंह की सरकार गिरने पर प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस का उन्हें समर्थन रहेगा। अब आगे आंदोलन से कहीं ज्यादा तेजी से सरकारें बदलने लगे तो क्या आंदोलन सफल माना जाता है? दरअसल अयोध्या आंदोलन को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वीपी गए, चंद्रशेखर आए, मुलायम सिंह यादव गए, कल्याण सिंह आए, उसके बाद चंद्रशेखर चले गए तो पीवी नरसिम्हा राव आ गए। मस्जिद विध्वंस हुआ लेकिन मंदिर निर्माण नहीं हुआ और आंदोलन सत्ता की बिसात पर वजीर से प्यादे में तब्दील हो गई। वाजपेयी सत्ता में आते ही अयोध्या आंदोलन को भूले, मंदिर निर्माण को भूले और मौजूदा वक्त में सत्ता के लिए नरेंद्र मोदी अयोध्या की तरफ झांकना भी नहीं चाहते। तो बदलता वक्त अभी और कितने रंग दिखाएगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उससे पहले आइए जरा अयोध्या आंदोलन के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चले चलते हैं वीपी सरकार के गिरने के बाद सत्ता संभालते चंद्रशेखर के दौर में। 11 नवंबर 1990 चंद्रशेखर ने भारत के 9वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। गजब दौर था। एक तरफ देश नए प्रधानमंत्री को शपथ लेते हुए देख सुन रहा था और दूसरी तरफ देश में 70-75 जगहों पर कर्फ्यू लगा था। एक तरफ मंडल आयोग की सिफारिशों के विरोध में युवक आत्मदाह कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। यूपी कुरुक्षेत्र बना हुआ था और इन सब के बीच चंद्रशेखर को बतौर पीएम तय करना था कि उनका रास्ता आंदोलन थामेगा या फिर सत्ता संभालने में ही लगा रहेगा। विश्व हिंदू परिषद ने चंद्रशेखर के पीएम बनते ही आंदोलन चलाने का ऐलान किया, तो जलते हुए देश की आग बुझाने के लिए चंद्रशेखर ने बिना देर किए अपना दांव सीधा चला। देखिए, चंद्रशेखर जी भी एक सेकुलर मिजाज के आदमी थे और एक नीति से उन्होंने चाहा कि हिंदू और मुसलमान के बीच में विवाद ये निपट जाए और इन्होंने पहल के तौर पर सोचा कि अगर फतवा ईरान से आ जाता है तो मुसलमान उसको मान लेगा और फिर मुसलमान पक्ष जो है अपने दावे को विवादित स्थल से छोड़ देगा और जो विवादित स्थल है वो हिंदुओं के हाथ में सौंप दिया जाएगा। इस तरह से मामला निपट जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत आ रही थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान किस को मानेगा, देश के कानून के मुताबिक चलेगा या विदेशी फतवे से चलेगा, ये एक सबसे बड़ी रुकावट थी। चंद्रशेखर ने अपनी सुरक्षा से ज्यादा खुद के संबंधों पर भरोसा किया और विश्व हिंदू परिषद की बैठक में सीधे पहुंच गए। पहुंचे ही नहीं, पहुंच के सीधे चिताया, बातचीत कीजिए, आंदोलन से हिंसा करेंगे तो फिर सरकार गोलियां चलाएंगी। फिर बाबरी एक्शन कमेटी के नेताओं को बुलाया और उनसे भी सीधे कहा, हिंदुस्तान के 7 लाख गांव में हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, हर जगह फौज तैनात नहीं की जा सकती। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से बातचीत कीजिए और जो लोग गांव गांव दंगे करवाएंगे वही हजारों मौतों के जिम्मेदार भी होंगे, या तो इसके लिए तैयार हो जाइए। अब चंद्रशेखर की यह धमकी थी या सरकार चलाने का तरीका, हो जो भी, लेकिन पहली बार विश्व हिंदू परिषद और बाबरी एक्शन कमेटी एक मेज पर आमने सामने बैठी।
तो चंद्रशेखर ने अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नेताओं को एक साथ एक मेज पर लाने का फैसला लिया। चंद्रशेखर ने जिस तरह आंदोलन पर उतारू साधु संतों को विश्व हिंदू परिषद के जरिए बांधा, वहीं मुस्लिम तबके के नाम पर सियासत करने वाले राजनीतिक दलों को भी सीधा संकेत दे दिया कि अब सियासत नहीं, समाधान देखना होगा। जब ये चंद्रशेखर की सरकार आई तो इन्होंने कोशिश की और इन्होंने मुलायम सिंह साहब के ज़रिए से हम लोगों से कहलवाया कि भाई आप लोग बातचीत के लिए तैयार हो जाए। तो हम लोग बातचीत के तैयार हो गए और हम लोग वहाँ महाराष्ट्र सदन में ये शरद पवार भी थे और भैरव सिंह शेखावत भी थे, और वहाँ पर ये जो इस वक्त मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट में सहाय साहब, ये सुबोध कांत सहाय, इनको उन्होंने बनाया था उसका कन्वीनर, और ये 3 चीफ मिनिस्टर थे। तो वो बातचीत शुरू हुई। देखिए, मंदिर और मस्जिद दोनों मसलों के ऊपर बहुत लंबा विवाद है। हमारी आज़ादी के पहले से भी ये विवाद किसी न किसी रूप में चलता रहा है। एक ही उसका उपाय हो सकता था कि दोनों समुदाय मिल बैठकर कोई ऐसा व्यवहारिक रास्ता निकालते कि दोनों की सम्मान की रक्षा हो जाती। इससे अच्छा कोई उपाय हो नहीं सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। 1 दिसंबर 1990 को एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बातचीत के लिए विष्णु हरि डालमिया, श्री चंद्र दीक्षित, आचार्य गिरिराज किशोर, मोरोपंत पिंगले, कौशल किशोर, भानु प्रताप शुक्ल, बद्री प्रसाद तोषनीवाल, सूर्य कृष्ण, अशोक सिंघल और ओमकार भावे, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से जफर याब जिलानी, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, जफर अली सिद्दीकी, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी शामिल थे। यह इतिहास में पहली बार था जब दोनों पक्ष आमने सामने बैठने को राजी हुए। इससे पहले एक कोशिश वीपी सिंह ने की जरूर थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। खैर, बातचीत शुरू हुई और जल्दी ही एक दूसरी तारीख भी रखी गई, और इस बार यह मीटिंग रखी गई गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय की अगुवाई में। जी जफर याब साहब, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? किसी ने मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई है, ऐसा साबित नहीं होता है। फिर सरकारी गजट में इसका जिक्र क्यों है? मेरा मानना है कि ये अंग्रेजों की एक चाल है, भाईचारे को बांटने की चाल। अरे साहब, वहां बाबर कभी आया ही नहीं था, तो मंदिर कैसे तोड़ा जा सकता है? देखिए, यह आसान नहीं इतिहास को साबित किया जा सके। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की क्या राय है? आप यह बताइए, क्या अयोध्या राम की नगरी नहीं है? क्या अयोध्या में राम का जन्म नहीं हुआ था? क्यों ना साक्ष्यों को लेकर हम अपने विशेषज्ञों को भी शामिल कर लें, जो प्रामाणिकता की बात कर सके। अच्छा, तो आप आस्था के साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे? कमाल है, घोर कलयुग। ठीक है, करिए आप। ठीक है, दोनों पक्षों के विशेषज्ञ साक्ष्यों को देख लें। हमें आपस में साक्ष्यों को साझा कर देना चाहिए। क्यों ना सबूतों को पहले हम ही आपस में साझा कर लें। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। जो बातचीत शुरू हुई थी पहली मर्तबा, तो विश्व हिंदू परिषद से ही शुरू हुई थी। विश्व हिंदू परिषद से ही इसमें अशोक सिंघल और उनके जितने और जिम्मेदार थे, गिरिराज किशोर वगैरह सब शामिल थे, और उन्हीं से हम लोगों ने एक बात कही थी। तो उन्होंने ये बात कहा कि लिखा पढ़ी में हमको कुछ शरार बना के दिया, हमने उनको कुछ शरार बना के दिया, मगर उन लोगों की नीयत पहले दिन से भी बातचीत से मसला हल करने की नहीं थी, बल्कि वो चाहते थे कि हम सरेंडर कर दें, जो पॉसिबल नहीं था हमारे लिए।
इस बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया कि दोनों पक्ष 22 दिसंबर 1990 तक अपने अपने दावों के सबूत गृह राज्य मंत्री को सौंप देंगे, जिसके बाद 10 जनवरी 1991 को दोनों पक्षों की मीटिंग एक बार फिर होगी। उन लोगों ने इस पर इसरार किया कि हमें तो ये जगह चाहिए। हम लोगों का कहना था भाई आप साबित कर दीजिए कि ये रामचंद्र जी की या तो बर्थ प्लेस है या कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो हम अपनी क्लेम के बारे में वापस कर सकते हैं, लेकिन ये कि हम उसको छोड़ नहीं सकते मस्जिद को। मगर उनका इसरार यही था कि नहीं। पहली बार उम्मीद की रोशनी दिखाई दी। पहली बार देश को लगा कि अयोध्या पर दोनों पक्षों में भरोसा जग रहा है। पहली बार अदालत से इतर आपसी समझबूझ का रास्ता बन रहा था। और इसी बीच प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को राजीव गांधी का एक पत्र मिला। सर, कहिए, क्या समाचार है? सर, राजीव गांधी जी का संदेश आया है। वही टेबल पर रख दीजिए। प्रिय चंद्रशेखर जी, नमस्कार। अयोध्या विवाद के हल के लिए क्यों न एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित की जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जज शामिल हों। इस जांच का केंद्र बिंदु ये होना चाहिए कि क्या वास्तव में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए राम मंदिर को ध्वस्त किया गया था। इस आयोग को अपनी रिपोर्ट 3 महीने में दाखिल करने को कहा जाए। आपका राजीव। दरअसल राजीव गांधी के पत्र ने उस वक्त तो समाधान की पुख्ता नींव की ही संकेत दिए थे, लेकिन आज की नजर से देखें तो वही पत्र चंद्रशेखर को रास्ते से डिगाने वाला या समाधान को उलझाने वाला लग सकता है, क्योंकि इस दौर में भरोसा सबूत पर नहीं आस्था पर टिका था और अदालत आस्था नहीं सबूतों को देखती है। खैर, 10 जनवरी भी नजदीक आ रही थी, जिसमें इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, वकीलों के साथ विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों को शरीक होना था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद ने अपने अपने साक्ष्य एक दूसरे के साथ साझा किए, जिनके आधार पर गृह राज्य मंत्रालय में एक औपचारिक दस्तावेज तैयार हुआ। अब दोनों पक्षों को साक्ष्यों को लेकर अपने अपने जवाब 6 जनवरी तक एक दूसरे के साथ साझा करने थे। 6 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सूर्य कृष्ण ने गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय को जवाब के तौर पर एक खत लिखा। विश्व हिंदू परिषद ने अपने जवाब में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के दावों को निरस्त कर दिया था, जबकि बाबरी मस्जिद कमेटी ने जवाब के रूप में कुछ और साक्ष्यों की फोटोकॉपी दी थी। 10 जनवरी को गुजरात भवन में एक बार फिर दोनों पक्ष एक साथ बैठे। इस बार इस मीटिंग में इतिहासकार और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट के तौर पर प्रोफेसर RS शर्मा, प्रोफेसर अतहर अली, प्रोफेसर सूरजभान, प्रोफेसर DN झा, जावेद हबीब, प्रोफेसर VP सिंह, डॉक्टर SP गुप्ता, हर्ष नारायण, प्रोफेसर KS लाल, प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप और डॉक्टर BR ग्रोवर मौजूद थे। जबकि लीगल एक्सपर्ट के तौर पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जस्टिस DV सहगल और VKS चौधरी और बाबरी मस्जिद कमेटी की तरफ से जफर याब जिलानी, MA सिद्दीकी, SA सैयद और जफर अली शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद ने अपने दावों की सच्चाई के लिए 1975 से 1990 तक की खुदाई में मिले मंदिर के अवशेष, वास्तु और शिल्प के अलावा अंग्रेजों के जमाने के
गजेटियर, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स को पेश किया। तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से भी कई डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, जिसमें यह सवाल उठाया गया कि अगर राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई गई तो इसका जिक्र तुलसीदास की रामचरितमानस में मिलना चाहिए, जो कि बाबरी मस्जिद बनने के लगभग 50 साल बाद लिखी गई थी। यह भी कहा गया कि अगर ये हिंदू मंदिर के अवशेष हैं तो इनमें शंख, कमल और गदा जैसी आकृतियां भी मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावों को लेकर तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर कुछ और मीटिंग्स हुई और आखिरी मीटिंग 6 फरवरी 1991 को हुई। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों ने आखिरी कुछ मीटिंग्स में आने से मना कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी खुदाई कराई, कोर्ट की निगरानी में कराई, कोर्ट के आदेश से कराई और वहां पर रामलल्ला के गर्भगृह के नीचे 7वीं 8वीं शताब्दी के भी मंदिर मिले हैं। कुछ साक्ष्य मिले थे, सब कुछ तो खुदाई के दौरान निकल आया। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी का शिव मंदिर मिला है। सब प्रकार जो पुराण, और इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने इस बात को स्वीकार करा है। खुदाई में निकला कि एक बहुत बड़ा मैसिव हिंदू स्ट्रक्चर नीचे है, रिलीजियस स्ट्रक्चर नीचे है। जिन दीवारों पर वह ढांचा खड़ा था, वो दीवारें नीचे के भवन के उन दीवारों के ही ऊपर उसको खड़ा किया गया था। ये सारी की सारी चीजें आज प्रकाश में है। न्यायालय के माध्यम से एसआई की रिपोर्ट को कोई भी पढ़ सकता है। I don't call it a mandir. How does it become a mandir? You see, you talk about the Shariat and you forget about the Shastra. Does a mandir come into existence only because you just place an idol somewhere? Or do some ceremonies have to be performed? Some pran pratishtha has to be performed. Some rites have to be performed. Absolutely not. It's an absolute lie. It was not performed even in 1949. It was not performed at any time, and it has certainly not been performed. लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मीटिंग में ना आने की वजह कुछ और ही बताती। आदान प्रदान जो हुआ 2 श्रेणी तक हुआ और क्वेश्चन आंसर के बाद में रुक गया। 2 दफे मुसलमानों ने जवाब दिया, 1 दफे विश्व हिंदू परिषद ने दिया, और उसके बाद में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए समझौता नहीं हो पाया। लेकिन चंद्रशेखर की माने तो असल में उस वक्त दोनों ही पक्ष सिद्धांततः ये मान गए थे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वे मानेंगे। संविधान की धारा 138B के तहत ऐसे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह की व्यवस्था है, जो हर पक्ष पर लागू भी होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीनों में फैसला देने की बात कही। दोनों धर्म के नेताओं का सहयोग निश्चित था। चारों तरफ चर्चा चल निकली, अब निर्णय हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के जहन में कुछ और था। राजीव गांधी भी अयोध्या पर चंद्रशेखर की पहल से चंद्रशेखर के बढ़ते कद और विस्तार देती राजनीति को समझ रहे थे। तो जुगाड़ की सरकार से जुगाड़ हटाने का दांव राजीव गांधी ने चला और चंद्रशेखर सरकार का अयोध्या पर किया धरा पानी में मिल गया। और किस्सा ये सब शुरू कुछ यूं हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हरियाणा के 2 जवान संदिग्ध हालत में आपके घर के पास पाए गए। हो सकता है आपके इशारे से मेरी जासूसी की जा रही हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? इस मामले में मैंने जांच कमेटी बिठा दी। ठीक है प्रधानमंत्री जी। आप मेरा यकीन करिए, ये बहुत ही शर्मनाक है और मेरा पूरा ध्यान इस मुद्दे पर है। अगले दिन संसद में चंद्रशेखर को यह खबर मिलती है कि कांग्रेस उनकी सरकार का बहिष्कार करने का मन बना चुकी है। इससे आहत होकर चंद्रशेखर ने 6 मार्च 1991 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। आम चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई। चुनाव की मुनादी हुई और कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी चौसर बिछाकर पांसे फेंकने शुरू कर दिए। कांग्रेस ये बताने में लग गई कि अयोध्या संकट से ना वीपी निपट सके ना चंद्रशेखर।
कांग्रेस ही रास्ता निकाल सकती है, तो दूसरी तरफ साधु संतों के आश्रय विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन खुले तौर पर बीजेपी ने हड़पने की तैयारी शुरू कर दी। यानी सत्ता मिले तो राम जन्मभूमि भी मिल जाएगी। कुछ ऐसा ही सब कुछ सोचकर दिल्ली के वोट क्लब पर लाखों लोगों का जमावड़ा हुआ और उमड़ी भीड़ को देखकर राजनीतिक स्वयंसेवकों का दिल खुशी से मचलने लगा। दिल्ली के बोट क्लब पर अद्भुत नजारा था। चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग, हर तरफ भगवा लहरा रहा था। संघ परिवार एकजुटता के साथ मंच पर मौजूद था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से लेकर बीजेपी की खुली शिरकत बोट क्लब पर थी। अयोध्या आंदोलन का ये चेहरा राजनीति की नई दस्तक दे रहा था, क्योंकि चुनाव के प्रचार के वक्त ही बोट क्लब पर आंदोलन की शक्ल में रैली हो रही थी। पहली बार खुले तौर पर बीजेपी ने माना कि धार्मिक मुद्दा चाहे अयोध्या हो, लेकिन ये राजनीति को प्रभावित कर रहा है और राजनीति करते हुए अयोध्या आंदोलन को बीजेपी छोड़ नहीं सकती। तो बोट क्लब ने 2 फैसले सुना दिए। 1991 के चुनाव का मुद्दा अयोध्या होगा और यूपी में मुलायम की सरकार के दिन खत्म हुए। तो दिल्ली में वोट क्लब की सभा खत्म हुई और शाम ढलते ढलते यूपी में मुलायम सरकार गिर गई और यूपी में भी चुनाव की रणभेरी बज गई। अब राजनीतिक कोहरा छट चुका था। बीजेपी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अयोध्या के घोड़े पर सवार थी। मुलायम मौलाना बनकर गठजोड़ की राजनीति पर जा टिके थे और कांग्रेस को राजीव गांधी के करिश्मे पर भरोसा था। लेकिन सियासत की इस बिसात को अभी राजीव गांधी की हत्या का भी सामना इसी वक्त करना था। तो चुनाव प्रचार के दौरान ही श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। पूरा देश सन्न हुआ गया। आतंक का ये अंतर्राष्ट्रीय चेहरा पहली बार भारतीय राजनीति को डरा रहा। तमिल मुद्दे पर लिट्टे के आंदोलन से कांग्रेस दूर थी और तमिलनाडु की राजनीति में पहली बार नेहरू गांधी परिवार खुले तौर पर निशाने पर थे। दिल्ली की सत्ता तमिल मुद्दे की बिसात पर पहले भी बेबस थी और राजीव गांधी की हत्या के बाद भी बेबस थी। राजीव गांधी की हत्या ने झटके में चुनाव के सारे समीकरण बदल दिए। अयोध्या रथ पर सवार बीजेपी, जो सत्ता में आने के ख्वाब देख चुकी थी, उसके सामने राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर का कोहरा छा गया। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव तो राम जन्मभूमि पर ही खेला जा रहा है। सहानुभूति की लहर में कांग्रेस को 244 सीटें मिली। सत्ता में आने का ख्वाब देख रही बीजेपी की सीटें 86 से बढ़कर महज 119 तक ही पहुंची। लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बनाई, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। लेकिन यूपी के चुनाव परिणाम ने अयोध्या की लौ को और तेज कर दिया, क्योंकि 12 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी के पास 1-2 नहीं बल्कि 221 विधायक हो चुके थे और 24 जून 1991 को कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी संभाली। मुख्यमंत्री बनते ही कल्याण सिंह सरकार ने विवादित स्थल के बराबर में 2.77 एकड़ जमीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ले ली, जिसमें से 2 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद से खरीदी या उपहार में प्राप्त की, जिसके चलते 80% जमीन पर कोई विवाद नहीं था। इस अविवादित जमीन पर कल्याण सिंह सरकार के मंदिर निर्माण के फैसलों को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को जमीन का हक तो दिया, लेकिन स्थायी निर्माण न बनाने का निर्देश दिया। नरसिम्हा राव जी ने राम जन्मभूमि के चारों ओर 70 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है।
उस 70 एकड़ में 42 एकड़ जमीन हमारी है। वो हमको लीज पर मिली और वो लीज रद्द नहीं हुई। हमने उसका कोई क्लेम भी नहीं लिया। हम एक शिला वहां जाकर रखेंगे। विवादित स्थान से वो बहुत दूर है और वहां उसका पूजन करेंगे। 9 जुलाई 1992 को हजारों कार सेवक अयोध्या में जुटे और समतल किए जा चुके स्थान पर सर्वदेव अनुष्ठान किया और एक बार फिर कार सेवा का आह्वान किया। इस आह्वान के चलते तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री अयोध्या पहुंचे और उन्होंने कार सेवा रोकने की प्रार्थना की। 22 जुलाई तक अयोध्या में लाखों कार सेवक एक बार फिर इकट्ठा हो चुके थे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 3 महीने में विवाद का हल निकाल लिए जाने का आश्वासन दिया, जिसे मानते हुए कार सेवा रोक दी गई। न आंदोलन थम रहे थे, न सियासी शिरकत। 3 महीनों में विश्व हिंदू परिषद देश के 2 लाख गांवों में 6 करोड़ परिवारों तक शिला पूजन की जानकारी लेकर पहुंच गई। और दूसरी तरफ पीवी नरसिम्हा राव दरअसल देश के मूड को समझना चाहते थे। पूरी मशीनरी उन्होंने उसी में झोंक दी और 3 महीने बीतने के बाद भी विवाद का कोई हल ना निकलता देख 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में आयोजित 5वीं धर्म संसद बुला ली गई। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में धर्म संसद लगी और जो नजारा छत्रसाल स्टेडियम का था वह किसी भी सरकार को डरा सकता था, क्योंकि उन्माद चरम पर था। साधु संत सियासी बोली बोल रहे थे। जुनून में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को बनाने का खुला ऐलान किया जा रहा था और होते होते 6 दिसंबर 1992 से एक बार फिर कार सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी गई। नरसिम्हा राव ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई कि वह उच्च कोर्ट को सलाह दें कि फैसला जल्द लिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कहा फैसला 11 दिसंबर से पहले आना मुश्किल। किया क्या जाए? मंदिर समर्थकों को लगा अभी नहीं तो कभी नहीं, और फिर अयोध्या। छब्बीस नवंबर से कार सेवक अयोध्या में जुटना शुरू हो गए। 28 नवंबर को कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया कि 6 दिसंबर 1992 को किसी तरह का निर्माण नहीं किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रतीकात्मक कार सेवा की अनुमति दे दी। 6 दिसंबर से हम कार सेवा के अपने अधिकार के लिए सत्याग्रह शुरू करेंगे। इधर पीएमओ में उपाय खोजे जा रहे थे, चर्चा चल रही थी। कोई यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कह रहा था, तो कोई कल्याण सिंह पर भरोसा करने को कह रहा था। पत्रकारों का एक समूह भी पीवी नरसिम्हा राव से मिला, लेकिन रास्ता कोई निकल नहीं रहा था। और इस बीच स्वामी चिन्मयानंद, आरएसएस सरसंघचालक रज्जू भैया, अयोध्या आंदोलन प्रमुख स्वामी परमहंस विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, मोरोपंत पिंगले समेत कई नेता प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिलते रहे, लेकिन कोई हल निकला नहीं। दबाव बनाते रहे, लेकिन उलझन लगातार गहराती गई। तो 3 दिसंबर को आखिरी बार रज्जू भैया ने पीवी नरसिम्हा राव से बात की और दूसरी तरफ बीजेपी ने 6 दिसंबर के मद्देनजर लोगों को आंदोलन से जोड़ने के लिए एक नया फैसला ले लिया। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो हिंदुओं की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होगी। अडवाणी जी, हमें उत्तर प्रदेश के रण में उतरना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग करें तो क्या करें? हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। कांग्रेस के विरोधी रवैये के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। लगता है एक बार फिर से रथ यात्रा निकालनी पड़ेगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश इस वक्त सुलग रहा है, हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। तभी तो उत्तर प्रदेश ही ठीक रहेगा। मैं वाराणसी से निकलता हूं,
और जोशी जी आप मथुरा से यात्रा निकालिए। हम लोगों को केंद्र सरकार की संवेदनहीनता की जानकारी देंगे। सवाल सिर्फ यात्रा निकालने भर का नहीं था, बल्कि हजारों लोगों को साथ जोड़कर अयोध्या तक पहुंचना भी था। तो हजारों लोग यात्रा में साथ साथ चलने लगे और आडवाणी ने अपनी यात्रा में अयोध्या आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान का आंदोलन करार दिया। लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक जमा हो चुके थे। बीजेपी ने भी विश्व हिंदू परिषद की कार सेवा में शामिल होने का फैसला राजनीतिक तौर पर ले लिया। तो क्या कहते हैं आप जोशी जी? 6 दिसंबर कार सेवा का दिन तय हुआ है। जिस तरह अयोध्या मुद्दे को लेकर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगता है फैसले की घड़ी आ गई। जी, मुझे लगता है कि हमें खुद विश्व हिंदू परिषद की कार सेवा में हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, आप क्या सोचते हैं जोशी जी? मुझे लगता है हमें भी कार सेवा में हिस्सा लेना चाहिए। तो ठीक, तो हम अयोध्या चलेंगे और कार सेवा में हिस्सा लेंगे। से 500 साल पहले जब वो मंदिर था तब भी उसको कहते थे मंदिर जन्मस्थान, तब भी कहते थे। और फिर उसके बाद जब मस्जिद वहां पर बाबर ने बनाई, उस मस्जिद का भी नाम कागजात में, अंग्रेजों के ग्रंथों में है मस्जिद जन्मस्थान, उसका नाम भी मस्जिद जन्मस्थान। तो वो जब देश की आस्था है कि ये जन्मस्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था। बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और प्रमोद महाजन अयोध्या पहुंच गए। इसके अलावा विनय कटियार, उमा भारती के साथ साध्वी रितंबरा भी अयोध्या पहुंचे। अब तक अयोध्या आंदोलन से लगभग दूर रहे अटल बिहारी वाजपेयी भी अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर को लेकर अपनी बात अपने अंदाज के मुताबिक खास ढंग से ही कही। मैं नहीं जानता कल वहां क्या होगा। मेरी अयोध्या जाने की इच्छा थी, मगर मुझे कहा गया तुम दिल्ली जाओ और मैं आदेश का पालन करूंगा। वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल